हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस ग्रो द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है हमारी जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। इससे पहले मैं प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतकों पर ये वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 मुख्य परीक्षा 2023, लेवल 1 मेंस की एग्जाम रीट के लिए, सीईटी, आरपीएससी, आरएएस, हाईकोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें ये टॉपिक है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जंतु ऊतक का समूह है, ऊतक कहलाता है। ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति समान है और जो समान कार्य करती है, ऐसी कोशिकाओं का समूह है मिलकर ऊतक बनाता है। ऊतक से अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और अंगों से मिलकर सिस्टम बनता है यानी तंत्र बनता है, और तंत्र से सिस्टम से मिलकर शरीर बनती है। तो जंतु ऊतकों की बात करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं, और इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी। और ऊतक एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती है और इनकी उत्पत्ति भी एक समान कोशिकाओं से होती है। यानी जिनकी उत्पत्ति एक समान कोशिकाओं से हो और जो एक समान कार्य करे, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक सुव्यवस्थित अंग का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका और कोशिका के समूह है, यानी कोशिकाओं का जब ग्रुप होता है तो ऊतक और ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ऑर्गन का अंग से जो है वो तंत्र का निर्माण होता है, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और तंत्र से मिलकर शरीर बनता है। ये हमारी इस तरह से हीरियरकी होती है। अब हम बात करते हैं जंतु ऊतक की, एनिमल टिश्यू। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्नलिखित 4 प्रकार के जंतु ऊतक पाए जाते हैं। ये 4 ऊतक कौन कौन से जो जंतुओं में पाए जाते हैं? उपकला ऊतक या एपिथीलियम ऊतक कहते हैं इसको, एपिथीलियम टिश्यू। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, और तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तो ये 4 मुख्य प्रकार के जंतु ऊतक है जो जंतुओं में पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उपकला ऊतक या एपिथीलियन ऊतक। तो देखो, एपिथीलियल टिश्यू या उपकला ऊतक जो है ये अंगों की बाहरी परत अथवा आंतरिक अंगों की भीतरी परत का निर्माण करता है। यानी ये बाहें जो हमारी स्किन होती है, स्किन या जंतु की जो बाहें संरचना है या बाहर की जो कवरिंग है, आवरण है बाहर का, वो इस ऊतक का बना हुआ होता है। और ये रक्षात्मक कवरिंग का काम करता है, ढकने का काम करता है, रक्षात्मक का काम करता है। मेन इसका ये इस तरह से। तो देखें, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, एपिथेलियम टिश्यू ऊतकों की ये जो एपिथेलियम ऊतक है वो बाहें पतली परत और आंतरिक अंगों की बाहें परत का निर्माण करता है। बाहें अंगों की बाहरी परत और आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी भीतरी परत का निर्माण करता है। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है वो बहुत कम होती है, नहीं होती। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते, ये विसरण यानी डिफ्यूजन और श्रावण और एब्जॉर्प्शन का काम में भी करते, यानी इसमें भी सहायता करते। तो इनका मुख्य काम जो है वो सुरक्षा देना, उस अंग की सुरक्षा करना, और इसके अलावा विसरण यानी डिफ्यूजन, श्रावण, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ये सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऊतकों की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान और कार्य के अनुसार अलग अलग होता है, यानी अलग अलग आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये आकार जो कोशिकाओं का, वो उनके कार्य पर निर्भर करता है कि किस तरह का काम है, उनका विसरण का है, अवशोषण का है, या कैसा काम है, और साथ में वो किस स्थान की कोशिकाएं हैं। तो स्थान और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। एपिथेलियम ऊतक जो है वो 4 प्रकार का होता है। ये चारों प्रकार कौन कौन से, इनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है सल्की या सल्काब एपिथेलियम या स्क्वेमोस एपिथेलियम। दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम यानी कॉलमनर। और तीसरा है क्यूबोइडल यानी घनाकार एपिथेलियम। और चौथा है पक्षमाभी या पक्समल एपिथेलियम यानी सीलेटेड एपिथेलियम। तो अब एक एक करके चारों की बात करते हैं। सल्की या सल्काब एपिथेलियम स्क्वेमोस जो है वो जो एक फ्लैट इसकी चपटी कोशिकाएं होती है। स्तंभाकार में यहाँ पर जो कोशिकाएं वो स्तंभ के आकार की, कॉलम के शेप की होती है। और क्यूबोइडल में घन आकार की कोशिकाएं होती है। इस तरह से घनाकार कोशिकाएं पाई जाती है क्यूबोइडल में। और पक्षमाभी में सीलिया पाई जाती है। कोशिकाओं के ऊपर जो है वो सीलिया या पक्षमाभ या रोम जैसी संरचनाएं, हेयर नुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्की या सल्काब एपिथेलियम की। शल्कीय सल्काब एपिथेलियम, ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी और अत्यधिक पतली होती है, और इन कोशिकाओं में केंद्रक भी चपटे होते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है इसका। यहाँ पर आप देखो, जो कोशिकाएं वो सारी चपटी है
और बहुत अधिक पतली कोशिकाएं होती है, यानी इनकी मोटाई ज़्यादा नहीं होती, और केंद्रक जो है वो भी चपटे होते हैं। इस प्रकार की ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखाई देती है। सल्काव एपिथेलियम त्वचा की बाह्य परत पर पाया जाता है, तो हमारी जो स्किन है उसकी सबसे बाहरी परत पे पाया जाता है। इसके अलावा ये ऊतक मुख गुहा में, बकल कैविटी में, जीवा यानी टंग, पेट, ग्रास नली, ईसोफेगस तथा आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के स्तर बनाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके हिसाब से स्किन पे पाया जाता है। इसके अलावा ये टंग पे, ग्रास नली, ईसोफेगस में और एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है। ये रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स, जो धमनिकाएं और शिराएं हैं, तथा फेफड़े की जो एल्वियोली है, वायु कूपिकाएं, जहाँ पर वायु भरी रहती है, वहां पर पाए जाते हैं। इनका कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना और रक्त वाहिनियों एवं वायु कोशिकाओं पदार्थों के विसरण में सहायता देना है। तो एक तो सुरक्षा का काम हो गया, अंगों की, आंतरिक अंगों की सुरक्षा देना, और दूसरा ये विसरण का काम करते हैं, डिफ्यूजन का काम करते हैं। कहाँ पर? रक्त वाहिनियों में, ब्लड से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनके जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है उसमें, या वायु कोश जो लंग्स में होते हैं, फेफड़ों में, वहां पर विसरण में सहायता करना इनका काम होता है। जो हमारी स्किन है, त्वचा है, उसकी सतह पर जो सल्की या सल्काव एपिथेलियम की कोशिकाएं जो सुरक्षा देने का काम करती है, वो कई परतों में सजी होती है, यानी स्ट्रेटेड हो जाती है, परती हो जाती है, एक के ऊपर दूसरी परत, तीसरी, इस तरह से बहुत सारी परतों में सजी रहती है। ऐसी सल्की या सल्काव एपिथेलियम स्त्रित सल्की एपिथेलियम यानी स्ट्रेटेड स्क्वेमोस एपिथेलियम कहते हैं। तो ये इसका डायग्राम आपके सामने, इसमें देखो कि यहाँ पर जो सल्की या सल्काव एपिथेलियम है वो स्ट्रेटेड हो गया, यानी एक के ऊपर दूसरी परत, तीसरी परत, इस तरह से ये परत नुमा संरचना होगी। तो ये त्वचा की एपिथेलियम है। अब अगला प्रकार है स्तंभाकार एपिथेलियम। तो इनकी कोशिकाओं की संरचना के आधार पर इनका नाम है स्तंभाकार, यानी यहाँ पर जो कोशिकाएं वो कोलमनर है, कोलमनर यानी स्तंभ के जैसी है, खंबे के जैसी दिखाई देती है। ऐसे ऊतक एक ही स्तर में सजे स्तंभाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी स्त्रित नहीं होती, एक ही स्तर है और स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर यानी विलाई, माइक्रो विलाई होते हैं। ये आहार नाल के वैसे भाग में पाई जाती है जहाँ पदार्थों का अवशोषण और श्रावण सेक्रेशन होता है। तो देखो, इससे पहले जो हमने सल्की पढ़ा वो विसरण में सहायता करता है। ऐसे अंगों में जहाँ पर विसरण है, जैसे वायु कोशिकाएं और वायु कूपिकाएं लंग्स में, फेफड़ों में, और उसके अलावा जो रक्त वाहिनिकाएं वहाँ पर वो पाया जाता है सल्की। और स्तंभाकार कोशिकाएं एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जहाँ पर जैसे भोजन का अवशोषण करना है, पचित भोजन का आहार नाल में, या सेक्रेशन का काम करना है, जहाँ पर एंजाइम से हार्मोन को सेक्रेट करना है, श्रावण करना है। तो ऐसी जगह पर पाई जाती है। जैसे छोटी आंत का भीतरी स्तर, तो छोटी आंत का जो भीतरी स्तर है वहाँ पर बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे प्रवर्ध, अंगुलीनुमा प्रवर्ध अंदर की तरफ उभरे रहते हैं, जो अवशोषण सतह प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जिनको विलाई कहते हैं। तो वो माइक्रो विलाई वहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाई जाती है। अवशोषण और श्रावण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है स्तंभाकार कोशिकाएं। अब है घनाकार एपिथेलियम। तो घन के आकार की, क्यूबोडल शेप में होती है ये कोशिकाएं। ऐसे ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक सुस्पष्ट गोलाकार केंद्रक होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये लार ग्रंथियों में, सैलिवरी ग्लैंड में, स्वेद ग्रंथि यानी स्वेद ग्लैंड में, वर्कक नलिकाओं यानी यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स में पाई जाती है। अवशोषण, एब्जॉर्प्शन और श्रावण के अतिरिक्त ये यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम है। तो ये भी जहाँ मुख्यतः श्रावण का कार्य होता है, जैसे लार ग्रंथि जो है लार का सेक्रेशन करती है, श्वेत ग्रंथियां जो पसीने का सेक्रेशन होता है, वर्कक नलिकाएं यूरिनिफेर में जैसे मूत्र का सेक्रेशन होता है। तो ये वो ऐसी जगह पर पाई जाती है घनाकार कोशिकाएं, और यांत्रिक सपोर्ट देना भी इनका काम होता है। अब चौथा एपिथेलियम है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम, सीलिएटेड, यानी जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, रोम के नुमा, जिनके ऊपर बाल जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आप देखो इनके डायग्राम में, ये सीलिएटेड है। यहाँ पर जो कोशिकाएं उनके ऊपर की तरफ सीलिया ऐसे बाल नुमा प्रवर्ध निकले हुए, तो ये कोशिकाएं जो है वो पक्षमाभी कोशिकाएं कहलाती है। इस प्रकार के उत्तम में स्तंभाकार अथवा घनाकार कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की शेप जो है स्तंभाकार या घनाकार जैसी होती है, जिनकी मुक्त सतह पर रोम यानी सीलिया पाए जाते हैं। और रोम का कार्य कणों, मुक्त कोशिकाओं अथवा म्यूकस में एपिथेलियल सतह के ऊपर विशिष्ट दिशा में गति कराना है। यानी जहाँ पर कुछ कणों को या कुछ म्यूकस को या कुछ जो द्रव पदार्थ उनको अगर गति कराना है, तो गति कराने के लिए ये सीलिया वहाँ पर हेल्प करते हैं। जैसे अंड वाहिनी में अंडे की गति या श्वसन नली में है, और मुख गुहा में इस तरह की एपिथेलियम पाई जाती है, पक्षमाभी एपिथेलियम या सीलेटेड एपिथेलियम। तो ये उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू था, मुख्यतः बाएं शरीर के बाएं भागों में पाया जाता है, या आंतरिक
अंगों में ये जो भीतरी परत है वहाँ पर पाया जाता है। इसका मुख्य काम जो है वो ये शरीर की सुरक्षा करना, कवरिंग करना, ढकना, आवरण उपलब्ध कराना अंगों को, और इसके साथ साथ इनका मुख्य कार्य यांत्रिक सपोर्ट देना और अवशोषण, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और विसरण, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। अब हम बात करते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। देखो जैसा इनका नाम है संयोजी, यानी संयोजन करना, कनेक्ट करना, एक ऑर्गन को, एक अंग को दूसरे अंग से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से, या एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करते हैं, तो संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। और इनके बारे में बात करते हैं। देखो संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों और अंगों को संबंध करता है, संयोजन करता है, जोड़ता है, संबंध करता है, तब उन्हें कुछ सहारा अवलंब देता है। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। जैसे उपकला ऊतक में कोशिकाएं बहुत पास पास होती है, कॉम्पैक्ट पैक्ट होती है, ताकि वहां पर कोई स्पेस नहीं रहे, है ना, ताकि क्योंकि बाहर की अंगों में पाया जाता है और वहाँ सुरक्षा का काम करना है उसको। लेकिन यहाँ संयोजी ऊतक में है ना, कोशिकाएं बहुत कम होती है, कोशिकाओं की संख्या, लेकिन बीच में मैट्रिक्स भरी रहती है, बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड या हार्ड कुछ मैट्रिक्स होती है, अंतःकोशिकीय स्थान पाया जाता है और उसमें वहाँ पर अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं इनमें, और कोशिकाओं की संख्या कम होती है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस है, यहाँ इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अंतरकोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स तंतुवर यानी फाइब्रस, ठोस, सॉलिड और जेली की तरह तरल, सघन या ठोस अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। तो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स तंतु के रूप में, फाइब्रस के रूप में ठोस हो सकती है, जैसे हड्डियों में मैट्रिक्स होती है वो ठोस होती है, जेली की जैसे ब्लड में है, तरल प्लाज्मा है, ब्लड है, सघन और कठोर अवस्था में रह सकती है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों में जो रिक्त स्थान है वहाँ पर भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त नलिकाओं और तंत्रिका के चारों ओर, नर्व्स के चारों ओर और अस्थि मज्जा, बोन मेरो में पाई जाती है। तो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? नलिकाओं में, शिराओं में, धमनियों में जहाँ पर ब्लड है, और तंत्रिका के चारों ओर, प्लाज्मा के रूप में तंत्रिका के चारों ओर, और अस्थि मज्जा में, जैसे अस्थि मज्जा के अंदर, इस तरह की जगह पर ये संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अब हम संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल ऊतक, स्केलेटल टिश्यू, और तरल ऊतक या सवन ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक में ज़्यादातर जो वसा ऊतक है वो और एरियोलर ऊतक पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र में अस्थि और उपास्थि आते हैं, और तरल ऊतक या समन ऊतक में जो है वो ब्लड यानी रुधिर, रक्त और इसके अलावा प्लाज्मा, इस तरह के टिश्यू आते हैं। तो बात करते हैं कि करके सबकी। सबसे पहले वास्तविक संयोजी ऊतक की बात करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न ऊतक आते हैं। कौन कौन से ऊतक आते हैं? तो एरियोलर टिश्यू है एक तो, और एरियोलर टिश्यू के अलावा कौन कौन से टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतक है, और इसके अलावा श्वेत तंतु में और पीला तंतु में ऊतक यहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियोलर ऊतक की। ये ऊतक बहुतायत में मरने वाले ऊतक है। इस तरह के ऊतक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, और 2 मुख्य तंतु यानी श्वेत और पीला यानी व्हाइट और येलो फाइबर पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है एरियोलर, वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट, ये चपटी और शाखी होती है और तंतु बनाती है, इनको फाइब्रोप्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। हिस्टोसाइट चपटी, अनियमित आकार की और केंद्रक युक्त न्यूक्लियोटाइड होती है, कोशिकाओं का भक्षण करती है, जीवाणु का भक्षण करती है कोशिकाएं, जीवाणु को, बैक्टीरिया को भक्षण करने वाले कोशिकाएं कौन सी है? हिस्टोसाइट्स है। प्लाज्मा कोशिकाएं, तो ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। प्लाज्मा कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार होती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आप याद रखना कि कौन सी कोशिकाएं क्या काम करती है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है? प्लाज्मा कोशिकाएं करती है। जीवाणु का भक्षण कौन करती है? हिस्टोसाइट्स करती है। मास्ट कोशिकाएं, ये कोशिकाएं केंद्रक युक्त, गोलाकार, अंडाकार होती है। ये रुधिर वाहिनियों के फैलने के लिए हिस्टामिन और रुधिर के एंटीकोगुलेशन के लिए हेपेरिन तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावन करती है। तो मास्ट कोशिकाएं जो होती है वो ज़्यादातर ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामिन का स्रावन करती है, और रुधिर को जमने से रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट के रूप में हेपेरिन का स्रावन करती है, और रुधिर वाहिनियों को, धमनिकाओं को, शिराओं को सिकुड़ने से बचाने के लिए सेरोटोनिन। तो इनका स्रावन का मुख्य कार्य है मास्ट कोशिकाओं का, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन का स्रावन करती है।
श्वेत कण यानी ल्यूकोसाइट्स, इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण जैसे कि लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल आदि भी पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं है ये, इन्हीं का उदाहरण है। और इसके अलावा मैट्रिक्स में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, यानी ये कण तो पाए जाते ही है श्वेत कण जिनमें लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल है। इसके अलावा 2 तंतु पाए जाते हैं श्वेत और पीले, तो उनकी बात करते हैं। श्वेत तंतु ये अशाखीय और लचीले होते हैं तथा कोलेजन नामक रसायन से बनते हैं, यानी श्वेत तंतु किससे बनते हैं? कोलेजन से बनते हैं। और पीले तंतु ये शाखीय होते हैं और अशाखीय तथा लचीले होते हैं और ये इलास्टिन से बनते हैं। तो लचीलापन यानी इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, तो इलास्टिन से बनता है। तो पीले तंतु इलास्टिक होते हैं और इलास्टिन से बनते हैं। वाइट तंतु है जो वो कोलेजन से बनते हैं और लचीले होते हैं। अब एरियोलर ऊतक के क्या क्या मुख्य कार्य, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये त्वचा और मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। तो मांसपेशियों, 2 मांसपेशियों को आपस में जोड़ना या त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करने वाला ऊतक है एरियोलर टिश्यू। और ये सपोर्ट का काम करता है, यानी एक तो ऐसी जगह जहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह है अंगों के बीच में, तो वहाँ पर सपोर्ट का काम करता है और जोड़ने का काम करता है मांसपेशियों को और त्वचा को। ये विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीले रूप से बांध कर उन्हें अपने स्थान में बनाए रखने पर मदद करता है, यानी जो आंतरिक संरचनाएं, आंतरिक अंगों को एक जगह पर बांधे रखता है। और लिम्फोसाइट्स का संबंध एंटीबॉडी के संश्लेषण से है, तो एंटीबॉडी बनाती है लिम्फोसाइट्स, जो वाइट ब्लड सेल्स में भी होती है लिम्फोसाइट्स, जिनका जो एंटीबॉडी बनाती है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब है अगला वसा संयोजी ऊतक एडिपोज टिश्यू। तो देखो जैसा नाम है इसका, वसा एडिपोज, यानी इसमें वसा भरी रहती है और वसा का जो मुख्य काम है वो ये काम करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की क्या क्या है। इस प्रकार के ऊतक में गोलाकार या अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं में वसा यानी कि तेल और लिपिड की बूंदें भरी रहती है। ये ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच में तथा मेंढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसापुंज में पाया जाता है। ये ऊतक संचित भोजन का काम करता है, यानी वसा का जो संचय होता है हमारे शरीर में होता है वो इन वसा संयोजी ऊतकों में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। तो ये फूड को संचित करने का, स्टोर रखने का काम मुख्यतः करता है। और इस स्टोर्ड फूड का जब आवश्यकता होती है शरीर को, तब इसका काम में या उपयोग में आता है। जब इसकी आवश्यकता होती है तो इसका उपयोग होता है। ये बाह्य चोटों से अंगों की रक्षा करता है। ये ऊतक तापरोधन होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है। वसा का जो स्तर है वो स्टोर के रूप में काम करता है। ये फूड को स्टोरेज के रूप में काम करता है। जब आवश्यकता होती है तब इस वसा से जो है शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ये तापरोधन का काम करता है, यानी शरीर को ठंड से बचाने का काम करता है। इसलिए जो ठंडे प्रदेशों के जंतु हैं उनके शरीर में ये ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, वसा ऊतक एडिपोज टिश्यू। इस ऊतक में अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें वसा संयोजी ऊतक में अधिक वसा के जमा होने की वजह से मोटापा बढ़ता है। अब है अगला हमारा श्वेत तंतुमय ऊतक। तो श्वेत तंतुमय ऊतक क्या है, इसकी बात करते हैं। इस ऊतक में एक दूसरे के समानांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं और ये कोशिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं बिखरी रहती है। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ये ऊतक टेंडोन का निर्माण करता है। तो श्वेत तंतु में और पीला तंतु में 2 की हमने बात करी थी। तो श्वेत तंतु में ऊतक जो है वो इसमें मैट्रिक्स बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और ये श्वेत तंतुओं के रूप में रहता है। तंतु एक दूसरे के समानांतर रहते हैं और ये टेंडोन बनाता है। टेंडोन और लिगामेंट, इन दोनों को याद रखने पर क्वेश्चन आ सकता है कि टेंडोन किसको किससे जोड़ता है और लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है। तो टेंडोन जो है वो मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है, यानी हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करना, ये टेंडोन का नाम है। तो टेंडोन क्या करता है? टेंडोन क्या करता है? अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है या मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। तो मांसपेशियां जब जुड़ती है, चाहे मांसपेशी एक मांसपेशी दूसरी मांसपेशी से जुड़े या एक मांसपेशी जब अस्थि से जुड़े, तो वहां पर क्या आएगा? टेंडोन आएगा। और लिगामेंट्स कहाँ आएगा? जब अस्थियां आपस में जुड़े, एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ती है तब वहां पर लिगामेंट्स होते हैं। और जब पेशी आ गई कहीं पर भी, ठीक है, मांसपेशी आ गई कहीं, तो मांसपेशियां, चाहे मांसपेशियां जुड़ रही है, चाहे मांसपेशी अस्थि से जुड़ रही है, तो वहां पर क्या आएगा? टेंडोन आएगा। ऐसे ऊतक अत्यधिक मजबूत और आंशिक लचीले होते। और अब हम बात करते हैं पीला तंतुमय ऊतक। तो ये लिगामेंट बनाता है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार के ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। इनमें मैट्रिक्स कम होती है तथा तंतुओं के बीच में
कई कोशिकाएं होती है ये ऊतक अधिक मजबूत और लचीले होते हैं और ये लिगामेंट का निर्माण करते हैं। लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करता है। तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने के लिए कौन सा संयोजी ऊतक काम में आता है? लिगामेंट। और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने के लिए कौन सा संयोजी ऊतक काम आता है? टेंडोन। ये याद रखना आप। जालवत संयोजी ऊतक यानी रेक्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जालवत संयोजी ऊतक में क्या है? इस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी संरचनाएं कोशिकाएं होती है स्टार शेप में। इन कोशिकाओं में जीव द्रव्य के कई पदार्थ निकले होते हैं जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसे संरचना बनाते हैं। इनके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जैसे ऐसे ऊतक प्लीहा स्प्लीन में, यकृत में, लीवर में और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। जालवत संयोजी ऊतक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं कंकाल ऊतक के स्केलेटन टिश्यू। तो कंकाल ऊतक में कंकाल जो संयोजी ऊतक है उसमें दो उपास्थि और अस्थि ये दो आते हैं। तो एक एक करके दोनों की बात करते हो। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करने का काम करता है, उन्हें मजबूती से जोड़ता है। ये ऊतक हमेशा शरीर के अंदर पाया जाता है और ये शरीर का अंत कंकाल एंडोस्केलेटन बनाता है और ये कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है, जबकि कशेरुकी जो जंतु है उनमें जो कंकाल है वो शरीर के अंदर पाया जाता है, इसलिए उनको एंडोस्केलेटन या आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है एंडोस्केलेटन। और ये कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। जैसे जो हमारा एंडोस्केलेटन है तो मस्तिष्क के अंदर जो स्कल खोपड़ी है, स्कल की जो बोन्स होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। इसी तरह से जो हमारे चेस्ट में जो रिब केज बनती है, पिंजरा जो बनता है पसलियों से मिलकर, तो वो इसके अंदर जो अंग है उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। हार्ट को, लंग्स को, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेजिनस और अस्थि दो है। तो हम उपास्थि और अस्थि इनकी बात करते हैं। अस्थि बोन और उपास्थि कार्टिलेजिनस टिश्यू। तो कार्टिलेजिनस टिश्यू की बात करते हैं। उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है, सॉलिड मैट्रिक्स नहीं होता, लसलसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसमें बहुत ही पतले और महीन कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, कोलेजन के तंतु पाए जाते हैं। इसकी मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है। इन्हें कॉन्ड्रीन प्रोटीन कहते हैं। देखो कार्टियोलेज से कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ डायग्राम में आप देखो उपास्थि का साथ में, तो ये इस तरह की संरचनाएं होती हैं इनकी कोशिकाओं में। जो प्रोटीन होता है उसे कॉन्ड्रीन कहते हैं और इसमें कोशिकाएं रहती है जिन्हें कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हो इनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव आवरण पाया जाता है जिसे लेकुना कहते हैं। कोशिकाओं के चारों ओर जो द्रव का लिक्विड जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, आवरण है, उसको हम लेकुना कहते हैं। प्रत्येक लेकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती है। तो आप देखो यहाँ पर 2 से 4 कोशिकाएं पाई जाती है। इनके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है, परंतु ये एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण यानी पेरिकोन्ड्रियम से ढका रहता है। उपास्थि का कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाता है। अस्थियों के जोड़ को, जहाँ अस्थियां जुड़ती है एक दूसरे से, उनको चिकना बनाए रखने का काम करता है। और ये बाएं कर्ण में पाया जाता है। हमारा जो आउटर ईयर है, पूरा कान है, वो उपास्थि से मिलकर बनता है। नाक के सामने की जो स्ट्रक्चर है वो उपास्थि से बनती है। श्वास नली, हमारी जो श्वास नली है उसमें सी आकार में से अल्फाबेट C फॉर कैट, इस आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। और कंठ में, लेरिंग्स में, स्टर्नम हड्डी है चेस्ट के बीच की, तो वहाँ पर ये उपास्थि जो है पाए जाते हैं। अंतर कशेरुकी स्थान इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस में पाए जाते हैं। और जो हमारे जो वर्टिब्रेट्स, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर वर्टिब्रेट्स कॉलम के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। 2 अंतर कशेरुकी स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थि बोन की। इस तरह की कोशिकाएं ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। आप डायग्राम में देखो इस तरह की कोशिकाएं होती है और सॉलिड मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है और कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवणों से बनती है मैट्रिक्स। तो इनकी बात करते हैं। देखो ओस्टियोब्लास्ट, ये जो कोशिकाएं हैं वो कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं और मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस के लवण पाया जाता है, जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर हो जाता है। ओस्टियोब्लास्ट मैट्रिक में स्थित स्थान लेकुनी में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी एक लेकुनी नामक स्थान होता है जहाँ पर ये कोशिकाएं पाई जाती है। लेकुनी एक दूसरे से पतली नलिकाओं से संबंध रहते हैं जिसे कैलोनी कुली कहते हैं, यानी ये जो नलिकाएं हैं इनको कैनोली कुली कहते हैं। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जिसे अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो से भरी रहती है। बीच में जो केविटी होती है हड्डी के बीच में, तो वो केविटी है, उसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको बोन मेरो कहते हैं। लेकुनी में स्थित ओस्टियोब्लास्ट के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में
रक्त नलिकाएं रहती है जिनमें पोषक तत्व कैनोलिकुली द्वारा ही विसरण से अस्थि के सभी जीवित कोशिकाओं से पहुंचता है। मेमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखाई देती है जिन्हें हर्वेशियन नलिकाएं कहते हैं। तो हर्वेशियन, ये डायग्राम आप देखो, आप ये इस तरह से जो नलिकाएं दिखाई देती है उनको हर्वेशियन नलिकाएं कहते हैं। तो हर्वेशियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में पाई जाती है। अपने चारों ओर स्थित प्रत्येक जो हर्वेशियन नलिका अपने चारों ओर स्थित लेमिली लेकुनी अस्थि यानी ओस्टोब्लास्ट और कैनोलिकुली के साथ एक हर्वेशन तंत्र बनाती है, जो वर्ग मेमिलिया के अस्तित्व की प्रमुख पहचान है। यानी किस वर्ग की जंतुओं में, अस्थियों में जो है वो हर्वेशन तंत्र पाया जाता है, तो मेमिलिया। ये आप याद रखना यहाँ से। अब हम बात करते हैं तरल उत्तक या समनीय उत्तक के बारे में। तरल समनीय उत्तक, फ्लूइड टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं। तो रक्त या रुधिर या लसी का ये जो है ये तरल संयोजी उत्तक है, और इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है। जो मैट्रिक्स होती है तरल होती है। इनमें लाल, इसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है जिन्हें तरल उत्तक कहा जाता है। कोशिकाएं यहाँ पर बिखरी रहती है और इन उत्तकों को यानी लसिका और रक्त को हम फ्लूइड टिश्यू तरल उत्तक कहते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रक्त या रुधिर की बात करते हैं, ब्लड की। रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो इसमें रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कॉर्पस्कुल्स तैरती रहती है। तो जो लिक्विड पार्ट है वो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है। पेल येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, और इसमें बहुत सारी ब्लड कॉर्पस्कुल्स यानी रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो एक एक करके देखो, सबके बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। नहीं, इसकी नेचर कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच जो है वो 7 से थोड़ा ऊपर होता है, 7.8 के आसपास। जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% है। यानी 55%, मान लो 1 लीटर हमने लिया तो उसमें से 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा होगा, और 45% जो पार्ट है वो रुधिर कणिकाएं होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होगी। और ये प्लाज्मा, इसमें 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा जैसे 90% पार्ट इसमें जल ही होता है, और बाकी 10% भाग में प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। तो 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स या आरबीसी, और इरिथ्रोसाइट्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स, इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या है? तो ये रुधिर कणिकाओं का 90% होते हैं। तीनों जो रुधिर कणिकाएं में सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आरबीसी की होती है। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, बाकी किसी अकशेरुकी प्राणियों में नहीं पाई जाती। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। यानी ये जो लाल रक्त कणिका, इनका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमो और ग्लोबिन 2 शब्द है। तो हीम और ग्लोबिन, ग्लोबिन ये प्रोटीन है और हीम जो है वो एक रंजक है। इनकी बात करते हैं आगे। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन, ग्लोबिन 96% और एक रंजक हीम से बना होता है। यानी हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है और हीम नाम का रंजक है। और ये जो हीम रंजक है, इसके अणु के केंद्र में लोहा पाया जाता है, लोहा। और ये जो लोहा है, इसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। इसीलिए हीमोग्लोबिन की मुख्य विशेषता यह है कि यह ऑक्सीजन को शोषित करके सोख कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यानी हीमोग्लोबिन जब ये रक्त फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ में बांध लेता है, बाइंड कर लेता है, और एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ में कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ पर ये विखंडित हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन कोशिकाओं में दे दी जाती है। और वहाँ से फिर हीमोग्लोबिन वापस जो है फेफड़ों में आकर फिर से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ले जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। ये ऑक्सीजन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है, और वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बांध के वापस लेकर आता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो मुख्य परिवहन है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा कम होता है।
स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्णतः अभाव होता है। देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो मेमलिया है, स्तनधारी है, उनके जीव द्रव्य में आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वहां पर केंद्र का पूर्ण अभाव होता है। स्तनधारी प्राणियों में ऊंट ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है। यानी सभी स्तनधारी जो है प्राणी है उनकी लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केवल ऊंट को छोड़ के। ऊंट की जो आरबीसी कोशिकाएं उनमें केंद्रक भी पाया जाता है। और ये जो आरबीसी है वो रेड ब्लड, जो रेड बोन मेरो है, लाल अस्थि मज्जा वहां पर बनती है। अब है हमारा नेक्स्ट हमारी कोशिकाएं हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त और हीमोग्लोबिन रहित होती है। हीमोग्लोबिन केवल आरबीसी में पाया जाता है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है और मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 के बीच होती है। लगभग 10,000, 9 से 10,000 के 5 से 10,000 के बीच में इनकी संख्या होती है। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार का माना जाता है। जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण मौजूद होते हैं उन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। जिनमें कण उपस्थित होते हैं उनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जिनमें कण नहीं उपस्थित होते उनको हम एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो रुधिर कणिकाओं में जिनमें कण उपस्थित है उन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। और ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये पाए जाते हैं। तो आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है और बेसोफिल है, ये कणाकार है, यानी ग्रेनुलोसाइट्स है, यानी इनमें कण पाया जाता है। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होती है ये आप डायग्राम में देखो साथ में, ये जो एग्रेनुलोसाइट्स है ये लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स कहलाती है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो हम बात करते हैं, देखो तो ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये 3 प्रकार की होती है। इनका केंद्रक पालीवत होता है। कुछ जो श्वेत रुधिर कणिकाओं में उनका कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, इन्हें एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जो एग्रेनुलोसाइट्स जिनमें कण नहीं पाए जाते वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। यानी एंटीबॉडी जो शरीर में हमारी प्रतिरक्षा का काम करती है, बाहर से आए हुए वायरस को, बैक्टीरिया को, इनको खत्म करने का काम करना, बीमारी से शरीर की रक्षा करना है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। और लिम्फोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स है, यानी कण नहीं पाए जाते इनमें लिम्फोसाइट्स। जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है, जबकि अन्य, और ये एंटीबॉडी को बनाने का काम करती है। अब अगला कोशिकाएं हमारी रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिर प्लेटलेट्स क्या है? ये केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है प्लेटलेट्स, और इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्रति रक्त में पाई जाती है। एक घन मिलीमीटर में 2 से 5 लाख होती है। डेंगू नाम की जो बीमारी होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है हमारे रक्त में, डेंगू में। स्त्रियों में ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन और कुछ गोलाकार टिक्के के समान होते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना है। तो ब्लड का क्लोट बनाना, थक्का बनाना, कटे हुए स्थान पर जो रक्त बहता है उसको रोकने का काम इनका है, यानी ब्लड का थक्का बनाना, ब्लड क्लोटिंग का काम होता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाती है। डब्ल्यूबीसी जो वो जीवाणु से हमारी रक्षा करती है, प्रतिरक्षा का काम करती है। आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन के परिवहन का काम करती है। तो ये इनके मुख्य कार्य है। और तो शरीर के कट जाने पर रक्त के स्राव को रोकना इनका काम होता है रुधिर प्लेटलेट्स का, और ताकि रक्त की शरीर में कमी ना हो पाए, इस प्रकार रक्त का थक्का बनाने, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करती है। तो ये आरबीसी थी। अब रुधिर के काम क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो रुधिर के 2 मुख्य काम है, एक तो परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, भोजन का परिवहन और ताप का नियंत्रण। तो रुधिर के द्वारा पची हुई भोजन सामग्री, अंतःस्रावी और उत्सर्जी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न क्षेत्रों में होता है। यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है
वह रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। यानी ताप नियंत्रण का काम करता है यकृत में, और जो पेशियों में, जब पेशियां हमारे काम करते हैं तो वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो ताप उत्पन्न होता है, उसको ये विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। तो ताप को नियंत्रित करना और परिवहन का काम करना, भोजन का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, प्रोटीन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जक पदार्थों का परिवहन, ये रुधिर का मुख्य काम है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणु और अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती है, और प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में काम करती है, यानी रक्त का थक्का बनाती है। अब हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग की, रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में। जब किसी कटे हुए भाग से रुधिर बाहर निकलता है, तब ये जेली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। थोड़ी देर बहने के बाद ये वहाँ पर जेली की जैसे बन जाता है और जम जाता है। इसको रक्त का स्कंदन यानी क्लोटिंग कहते हैं। रुधिर का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल क्रिया है। जब किसी स्थान से रुधिर बहने लगता है तो, और ये जब रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो रुधिर में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाता है, और इससे एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स अभी हमने बात की, जो लाल रक्त कणिकाएं, जो प्लेटलेट्स है, उन प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो जब ये ऐसे कटे हुए स्थान से जब ये प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में आते हैं तो ये कणिकाएं, जो प्लेटलेट्स है, ये टूट जाती है, और यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो रुधिर के कैल्शियम आयन से क्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो कैल्शियम आयन है तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम के साथ क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखो वापस इसको समझते हैं। सबसे पहले जो थ्रोम्बोसाइट्स है, यानी थ्रोम्बोसाइट्स हैं, जो प्लेटलेट्स है, वो टूटती है और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम के आयन से क्रिया करके, यानी ये जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम आयन्स और ट्रिप्टेज नामक एंजाइम्स के साथ में क्रिया करके निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। और ये जो थ्रोम्बिन है, ये सक्रिय थ्रोम्बिन रुधिर के जो प्रोटीन फाइब्रिनोजन पर क्रिया करता है और उसे फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। यानी ये जो तो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन रुधिर में पाए जाने वाले जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये निष्क्रिय है, इसको फाइब्रिनोजन प्रोटीन में बदल देता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में बदल देगा। ये फाइब्रिन जो धागे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और इन स्ट्रक्चर्स में फिर जो है लाल रक्त कणिकाएं फंस जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है। इस तरह से जाली जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। फाइब्रिन बारीक और कोमल तंतुओं का जाल बनता है, और ये जाल इतना बारीक और सूक्ष्म होता है कि इसमें से रुधिर के कण विशेषकर आरबीसी फंस जाती है और एक लाल ठोस पिंड सा बना देते हैं, जिसे रुधिर का थक्का कहते हैं। थक्का बनने वाले रुधिर को बंद कर थक्का जो बनता है वो बहने वाले रुधिर को बंद कर देता है, और रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ वहाँ पर रह जाता है, इसको सीरम कहते हैं। और सीरम का थक्का नहीं बनता क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता, इसलिए सीरम का थक्का नहीं बनता है। रुधिर में प्राय एक प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। जब रक्त वाहिनिकाओं में, सीराओं में और धमनियों में बहता है तो उसमें ये हेपेरिन की वजह से वहाँ पर ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। ये प्रोथ्रोम्बिन के उत्प्रेरण को रोकता है। अब इस क्रिया को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि किस तरह से क्या क्या होता है। तो उसको हम थोड़ा सा कि कैसे ये रक्त का थक्का बनता है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स है, वो थ्रोम्बोप्लास्ट जिनको हम कहते हैं, तो वो टूटती है और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय होकर प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के जो आयन है वो मिलकर और ट्रिप्टेज एंजाइम मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज एंजाइम मिलकर थ्रोम्बिन बना लेते हैं, और ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में बदल देगा। जो ब्लड में पाया जाने वाला फाइब्रिनोजन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में बदल देगा। कौन? थ्रोम्बिन। पहले थ्रोम्बिन कैसे बना? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और ट्रिप्टेज से थ्रोम्बिन बना। अब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन प्रोटीन बना लेंगे। ये फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो रुधिर
जो आरबीसी है इनके साथ में मिलकर रुधिर का थंका बना लेगी, एक जालीनुमा संरचना बना लेगी जिसमें आरबीसी फंस जाएगी और रक्त का बहना रुक जाएगा। नोट, वाहिनिका से निकला हुआ रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जिलेट, कैल्शियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। तो जो बाहर जब हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज करते हैं, बाहर जब ब्लड को इकट्ठा करके रखते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह में, तो वहाँ पर रक्त को थक्का नहीं बने, इसको रोकने के लिए हम उसमें सोडियम या पोटेशियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। तो ये था पार्ट 1 जंतु उत्तक पर। अब पार्ट 2 में कल लेकर आ रहा हूँ अगला वीडियो, जिसमें मैं आपको रक्त के बारे में थोड़ी सी और डिटेल से बात करेंगे। रक्त के कौन कौन से वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, ए बी ओ, इनके बारे में। रक्त परिसंचरण की बात करेंगे, लसिका की बात करेंगे, लसिका तंत्र कैसे काम करता है, और साथ में जो हमारे पेशी उत्तक बच गए उनके बारे में, अरेखित कंकाली पेशियाँ, रेखित पेशियों की बात करेंगे, और साथ में नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तंत्रिका उत्तक कौन कौन से उनके बारे में, उसकी संरचना कैसे होती है। तो अगला वीडियो जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।